हमने अभी तक 4 टर्म्स करी हैं। आप सब आपने भी 4 ही टर्म्स करी, 6 तो नहीं करी है। तो हमने अभी तक 4 टर्म्स करी हैं और एक कॉन्सेप्ट किया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और 2 क्वेश्चंस करे पूरे बड़े बड़े। ठीक है, मेरे को एक बार रिवाइज करवाने के लिए बता सकते फर्स्ट टर्म क्या थी? एसेट्स, याद है? और दूसरी टर्म क्या थी? लायबिलिटी। एसेट्स के कितने मतलब? पहला कैश, दूसरा वैल्यूएबल्स, तीसरा डेटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? फ्यूचर आई हैव टू रिसीव। लायबिलिटी के लिए फ्यूचर आई हैव टू पे। किसके व्यू पॉइंट से देख रहे हो? बिजनेस। किसी भी बिजनेस के व्यू पॉइंट से कितने टाइप के बोझ होते हैं? एक FIP टू द आउटसाइडर, दूसरा FIP टू द बिजनेसमैन। इसको वन वर्ड में क्या कहते हो सर? लायबिलिटी। इसको वन वर्ड में आप क्या कहते हो? कैपिटल। यही है। एसेट्स का मतलब कैश, वैल्यूएबल, डेटर। लायबिलिटी मतलब FIP टू द आउटसाइडर, FIP टू द बिजनेसमैन। वन वर्ड में दिस इज लायबिलिटी, वन वर्ड में दिस इज कैपिटल। कोई डाउट्स है मेरी बातों में? अच्छा, ये पहली 2 बातें थी। इसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने 2 टर्म्स और समझाई थी। थर्ड टर्म वाज कैपिटल एंड फोर्थ टर्म वाज ड्राइंग्स। ये कौन था? बिजनेसमैन। ये तो याद होगा बिल्कुल। और ये कौन था? बिजनेस। पहली बात मैंने क्या सीखी थी? दैट बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। दूसरी बात क्या सीखी थी? बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। सही है। तीसरी बात क्या सीखी थी? द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन टू बिजनेस। इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं? कैपिटल। 10 लाख रुपए दिए। सही है। पर ये प्रेजेंट की बात करेंगे, फ्यूचर। सो द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट given by the businessman to the business is called capital। एक तो ये तीसरी बात सीखी थी। चौथी बात ये कहेगा फ्यूचर आई हैव टू पे टू द बिजनेसमैन। कितने रुपए? 10 लाख रुपीस। तो कैपिटल इसके सिर पे क्या बन जाता है? लायबिलिटी। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तो मेरे को एक बार बताओ, पर इसके लिए लायबिलिटी है या एसेट? बट हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू इग्नोर करेंगे। वी विल टेक द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस ओनली। यही सारी बातें थी। ड्राइंग्स में मैंने क्या सिखाया था? ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, और ये बिजनेस इस बिजनेसमैन को जो पैसे वापस करता है, इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं? मान लो 2 लाख रुपए वापस कर दिया। बिजनेस के सिर पे कैपिटल नाम की लायबिलिटी आखिर कितनी थी? 10 लाख। कितने वापस कर दिए? 2 लाख। तो कितना बचा? तो कैपिटल में से क्या माइनस हो गया? ड्राइंग्स माइनस हो गया। तो रिमेनिंग कैपिटल ये कितना बचा? 8 लाख। कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक भी सब समझ आया? ओके। इसके बाद मेरे को एक बात बताओ, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाना शुरू किया था जिसकी लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते हैं? एसेट्स। राइट साइड पे लायबिलिटी। अच्छा, एक बात बताओ, एसेट्स के कितने मतलब थे? क्या क्या? कैश, वैल्यूएबल्स, डेटर्स। डेटर्स यानी कि FIR। लायबिलिटी इज बेसिकली योर FIP टू whom? टू द आउटसाइडर। प्लस कैपिटल इज व्हाट? आता है ये FIP टू द बिजनेस। कोई दिक्कत है? इसमें कितने सवाल पूछना था? देखो ये नीचे मैंने क्या लिखे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, ये 5 क्वेश्चंस लिखे। मेरे पास कैश कितना? सारी बातें किसके व्यू पॉइंट से करूँ? बिजनेस। मेरे पास कैश कितना, मेरे पास वैल्यूएबल क्या है, मैंने किससे पैसा लेना, मैंने आउटसाइडर को कितना देना, और मैंने बिजनेसमैन को कितना देना। मैं बिजनेस के व्यू पॉइंट से 5 सवालों को सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें टर्म्स अभी तक कितनी आई? पहली टर्म क्या बताई थी मैंने? एसेट्स। ये तो नीचे तो 5 क्वेश्चंस है, ऊपर है देखो, पहली टर्म एसेट्स, दूसरी टर्म क्या थी? लायबिलिटी। तीसरी टर्म
कैपिटल। चौथी टर्म क्या थी? ड्राइंग्स का इनमें से कहां पे स्पेस है? इस कैपिटल में से क्या कर दो? देखो अगर तुम ऊपर नजर मारोगे तो तुम्हें 4 टर्म्स नजर आ रहे हैं और नीचे नजर मारोगे तो तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं? 5 क्वेश्चंस। जो 5 क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने आप से पूछनी। कोई मुश्किल बात तो नहीं करी। अपने पास 9 पेज पे लिखना, हेडिंग डालो 4 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन। फोर टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन। आज मैं 5th और 6th टर्म सिखाऊंगा, तो पहले 4 टर्म्स को हम पूरा समराइज कर लें। 4 टर्म्स अकाउंटिंग मैंने बड़े रजिस्टर पे लिख लिया। 4 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन। इधर देखो, यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड पे लिखना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल के अंदर अंदर क्या माइनस होता है? ड्राइंग्स। बिकॉज कैपिटल इज द मनी गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस, ड्राइंग्स इज द मनी रिटर्न्ड बाय बिजनेस टू द बिजनेसमैन। तो बोझ बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 टर्म्स। मैंने इस लाइन में तो क्या लिखी है? 4 टर्म्स। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। अब नीचे में अपने 5 क्वेश्चंस ऐसे लिख रहा हूं। देखो, CVD, D मतलब FIR इज इक्वल टू FIP टू द आउटसाइडर प्लस FIP टू द बिजनेसमैन। नीचे मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, ऊपर मैंने 4 टर्म्स लिखी हैं, नीचे मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे जो हमने अपने आप से पूछने। 4 टर्म्स और 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग। सॉल्विंग, प्रैक्टिकली सॉल्विंग करते टाइम आप इन 5 सवालों पे नजर रखते हो। कुछ पूछना है? आगे चलो। अच्छा, आप इसी पेज पे कंटिन्यूटी पे हम कुछ लिखते हैं। लिखना शुरू करो। आप लिखना नहीं है, फिर मेरे साथ देखते जाओ, पहले समझते हैं कुछ बातें। अच्छा, कोई भी बिजनेस किस चीज के लिए चलता है? 4 टर्म्स तो पक्के हो गए। अब कोई भी बिजनेस किस चीज के लिए चलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स के लिए चलता है। प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सुनो, इनकम जो कमाया माइनस एक्सपेंसेस जो खर्च कर दिया। जैसे कि छोटे क्लासेस में तुम सुनते थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सुना हुआ है छोटी क्लासेस में? सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही करते थे। बेसिकली सेलिंग प्राइस क्या होता था? बेसिकली ये सेलिंग प्राइस क्या होता था? इनकम। और ये कॉस्ट प्राइस क्या होता था? एक्सपेंस। इतना कमाया माइनस इतना खर्च कर दिया। 12 रुपए की चीज 10 रुपए की चीज आई थी, 10 रुपए का एक्सपेंस था, 10 रुपए की चीज आई थी, 12 में सेल हो गई, प्रॉफिट कितना हो? तो जो सेल वैल्यू है वो इनकम है, जो परचेज वैल्यू है वो एक्सपेंस है। तो ये तो बहुत जनरल सी बात करी, ये भी कोई कहने वाली बात है। मेरा प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जितनी मेरी ट्यूशन से इनकम है माइनस जितना मेरा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाए। वेरी सिंपल। ये इनकम जो है ना बेटा, ये है मेरी टर्म नंबर 5 और एक्सपेंस जो है टर्म नंबर 6। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी डिस्टिंक्शन दिखाऊं इसमें। ऊपर कितनी टर्म्स है? ऊपर कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 टर्म्स है। और नीचे कितने क्वेश्चंस हैं? 5। ये 2 अलग अलग चीजें। मतलब ये जो 2 टर्म है, इनकम और एक्सपेंस, ये भी कहीं ऊपर ही आना चाहिए। तो 6 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। तो 6 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिकली जब करोगे तो यही देखोगे।
बट वैसे इन्वॉल्व कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 4। अभी 2 टर्म्स और आएंगे, देखते हैं कैसे। अगली 2 टर्म्स है क्या? सबको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगली 2 टर्म्स क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम मतलब जो कमाया, माइनस एक्सपेंस मतलब जो खर्च कर। कोई डाउट सर? अच्छा एक बात बताओ ना, इनकम का मतलब क्या आप कह सकते हो? इनकम मीन्स रिसीट ऑफ मनी, पैसे का आना, और एक्सपेंस मीन्स पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे का जाना। इनकम मीन्स रिसीट ऑफ मनी यानी पैसे का आना, और एक्सपेंस मीन्स पेमेंट ऑफ मनी यानी पैसे का जाना। कोई डाउट से? अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हर वो पैसा जो मुझे मिला वो मेरी इनकम है, और हर वो पैसा जो मैंने पे किया वो मेरा एक्सपेंस है? मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से दिखाता हूँ। एक बात बताओ, ये लिखना नहीं है अभी कुछ भी, मैं लिखवाऊंगा आराम से जो लिखवाना। एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर बी। ध्यान से समझना, ये मिस्टर ए जो है ये एम्प्लॉयर है, और मिस्टर बी जो है ये क्या है? एम्प्लॉय। और दूसरे एग्जांपल में भी मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉयर है, और मिस्टर बी जो है वो क्या है? एम्प्लॉय। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अभी मिस्टर बी ने पूरे महीने काम किया, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सैलरी दी, देगा कि नहीं? मान लो 10 रुपए की सैलरी। एक दिन मिस्टर बी के घर पे शादी थी, तो उसको पैसों की जरूरत थी, तो वो किसके पास गया? मिस्टर ए के पास, एम्प्लॉयर के पास, और उसको क्या बोला कि मुझे थोड़ा सा लोन दे दो। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 रुपए किस चीज के दिए? लोन के। बोलो बात समझ आती? अब वहां भी 10 रुपए, यहां भी 10 रुपए। क्या ये वाले 10 रुपए को मिस्टर ए ने पेमेंट करी कि नहीं करी है? यस। और मिस्टर बी को पैसे मिले कि नहीं मिले? मिले। क्या ये वाले 10 रुपए की पेमेंट को, अभी आप लोगों ने पीछे बोला था एक्सपेंस मीन्स पेमेंट ऑफ मनी, इनकम मीन्स रिसीट ऑफ मनी, बोला था? आप सब अग्री भी कर रहे थे, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जो मिस्टर ए ने पेमेंट करी, किस चीज की पेमेंट है? लोन की, कुछ समय के लिए पैसा दिया है। और मिस्टर बी की जो रिसीट है, क्या ये मिस्टर ए की पेमेंट को आप खर्च कर दिया ऐसा कहने के लिए तैयार हो? और क्या मिस्टर बी को जो पैसे मिले, क्या वो आप इसकी इनकम कहने के लिए तैयार हो? ये कह रहा मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, ये कह रहा मैंने 10 रुपए कमा लिए। क्या ये बात सही लग रही है? सही लग रही है या गलत लग रही है? ये कह रहा मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, ये कह रहा मैंने 10 रुपए कमा लिए। ये बात आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 रुपए का लोन दिया, इसने पैसे दिए, इसको पैसा मिला है। हाँ? तो ये इसको खर्चा और ये इसको कमाई का है। ये चोर है एक नंबर का अगर इसको ये कमाई करे तो। क्यों है चोर? एक तो लोन ले रहा, ऊपर से कह रहा मैंने कमा लिए। लोन के पैसे क्या कभी कोई कमाई होती है? लोन का पैसा तो इसके लिए बोझ है, बोझ, कमाई थोड़ी है। एक मिला हुआ पैसा या तो बोझ होगा या कमाई होगा। ये बोझ है क्योंकि इसने वापस करने हैं पैसे। और ये क्यों खर्च करे? खर्च तो वो पैसे होते हैं जो कभी मुड़ के नहीं आते, पर इसको तो वापस मिलेंगे। FIR, समझ पा रहे हैं? तो हर पैसे का आना इनकम नहीं होता, और हर पैसे का जाना एक्सपेंस नहीं है। यहां तक ठीक है? प्रूफ करके दिखाया मैंने, क्योंकि ये पैसा वापस होएगा एक ना एक दिन। तो ये इसको अपनी कमाई नहीं कह सकता, और ये इसको अपना खर्चा नहीं कह सकता। अच्छा चलो सैलरी, ये एग्जांपल बताओ। यहां पे पेमेंट है, यहां पे रिसीट है, इसने पैसा दिया, इसको पैसा मिला। क्या ये पैसा वापस करने की जरूरत है? ये सैलरी का पैसा है। बी रिस्पॉन्सिव प्लीज। सैलरी का पैसा क्या कभी कोई वापस किया जाता है? ना तो इसके लिए ये कोई FIP है, ना इसके लिए ये कोई FIR है। ये वाले पेमेंट को ये कहेगा कि मैंने खर्च कर दिए, क्योंकि वापस नहीं मिलेंगे।
और ये वाली कमाई को ये कह रहा है मैंने कमा लिए, ये वाले मिले हुए पैसे को ये कहेगा कमा लिए। अब बिल्कुल सही फिट बात बैठ रही, ये इसका खर्चा, ये इसकी कमाई। पेमेंट वहां भी 10 की हुई, वहां भी 10 की हुई, फिगर से फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कि अगर पैसा वापस नहीं हो सकता तो वो उसका एक्सपेंस है, इसकी इनकम है। पर अगर पैसा एक ना एक दिन वापस हो जाएगा तो ना तो वो पे करने वाले का एक्सपेंस है, ना मिलने वाले की वो इनकम है। मेरा फिर एक सवाल आता है, अभी देखो हमने प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लिखा। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट्स क्या होता है, जितना कमाया माइनस जितना खर्च कर दिया, इनकम माइनस एक्सपेंस। मेरा सवाल है, इनकम का अभी बेसिक डेफिनेशन बोली थी रिसीट ऑफ मनी, और एक्सपेंस की बेसिक डेफिनेशन बोली थी मैंने पेमेंट ऑफ मनी। क्या हर वो पैसा जो मुझे मिला वो मेरी इनकम है? मिला तो यहां भी था, क्या इसको इनकम था? मिला यहां था, इसको इनकम। इसका क्या खास बात थी, ये जो पैसा था ना, ये नॉन रिटर्नेबल, ये पैसा कभी वापस नहीं करना। यस, इनकम का मतलब रिसीट ऑफ मनी डेफिनेटली है, एक्सपेंस का मनी, पेमेंट ऑफ मनी, एक्सपेंस का मतलब पेमेंट ऑफ मनी डेफिनेटली है। बट ये रिसीट और पेमेंट कैसे नेचर के होने चाहिए? नॉन रिटर्नेबल। अब जाके इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन कंप्लीट होती है ना। अगर ये पैसा जो है कुछ इस तरीके का रिटर्नेबल नेचर का हुआ कि वापस करेगा मिस्टर बी किसको? मिस्टर ए। जब वापस है तो फिर उसमें ना तो ये इसकी इनकम है, ना इसका ये एक्सपेंस। कि तो वो बिल्कुल क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। इनकम एक्सपेंस का एग्जैक्ट मतलब समझ आया? हमने पैसा दे दिया, हमें वापस नहीं मिलेगा। हमने पैसा मिल गया, हमने वापस नहीं करना, तो तब वो पैसा इनकम एक्सपेंस बनने के लिए क्वालिफाई होता है। तो ये प्रॉफिट से रिलेटेड मेरी स्टोरी नंबर 1। 3 स्टोरीज बताऊंगा आपको प्रॉफिट्स के ऊपर। ये स्टोरी नंबर 1 है किस पे बेस्ड? बेस्ड ऑन प्रॉफिट। लिखोगे अपने पास, इसी पेज पे लिखना जहां पे आपने 4 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा था, इसी पेज पे लिखो स्टोरी 1 बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इनकम माइनस एक्सपेंस होते हैं। 5वां टर्म इनकम है, 6वां टर्म एक्सपेंस है। 6 टर्म्स हो गई पूरी। पहली टर्म एसेट, दूसरी लायबिलिटी, तीसरी कैपिटल, चौथी ड्रॉइंग्स, 5वीं इनकम, 6ठा एक्सपेंस। एसेट का मतलब आपको पता है, लायबिलिटी का मतलब आपको पता है, कैपिटल का मतलब भी आपको पता है, ड्राइंग्स का मतलब भी आपको पता है। अब आपको इनकम और एक्सपेंस का मतलब भी पता चल गया, ये दोनों कैसे नेचर के होते हैं? नॉन रिटर्नेबल। करोगे ठीक है? यस सर। अब लिखना फिर बंद कर देना। एक स्टोरी बताई है मैंने प्रॉफिट्स के ऊपर, अब मैं बता रहा हूँ स्टोरी नंबर 2 ऑन प्रॉफिट्स। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर से बताओ? इनकम माइनस एक्सपेंस। और ये इनकम है मेरी टर्म नंबर 5, ये एक्सपेंस है मेरा टर्म नंबर 6। एक सवाल पूछूंगा, टोटल कितनी टर्म्स है? 6। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम, एक्सपेंस, टोटल 6 टर्म्स है। एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कॉमन सेंस से देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और मैं कह रहा हूं उसका जवाब इस पेज पे अवेलेबल भी है, ठीक है? इतना भी बता दे रहा हूं। मेरा ये सवाल है, 10 एसेट, पहली टर्म एसेट थी, दूसरी टर्म लायबिलिटी, तीसरी टर्म कैपिटल, चौथी टर्म ड्राइंग्स। डज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन? सोच समझ के कॉमन सेंस से जवाब देना।
बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं, कॉमन सेंस लग, कॉमन सेंस समझते। सो डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट, टोटल 6 टर्म्स है। एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इनकम एक्सपेंस है ना। डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, मेरे को जवाब दो यस या नो विद अ लॉजिक, सोच के बताओ। कौन बताना चाहेगा आप में से? डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, बहुत ही कॉमन सेंस से भरा हुआ जवाब है और जवाब इस पेज पे अवेलेबल भी है। और सुन लो, बताओ यस और नो। यस क्यों? क्योंकि जितनी हमारे पर लायबिलिटी होगी हमने उतनी पैसे वापस भी करने होंगे। ओके वेरी गुड। एंड जितने हमारे पास एसेट्स होंगे वो हमारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। वेरी इंटेलिजेंट आंसर। और आप बताओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। सर ड्राइंग्स एक टाइप की हमारे एक्सपेंस ही होती है। वेरी गुड, ठीक है। और बताओ, और किसी का कोई ओपिनियन? मैं बोल रहा हूँ जवाब यहाँ पे अवेलेबल है, कॉमन सेंस लगा, जवाब सुन के तुम्हें हंसी भी आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ जवाब इतना बेसिक जवाब है। डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। मैं बताऊं, हार गए, हार गए सभी, बताओ हार गए? इतनी जल्दी थोड़ी हारते हैं। You can tell something. करेगा? Does asset liability capital drawings affect profit calculation? Still thinking. Okay. मैं दे दूं जवाब? Yes. The answer is no. Why? चलो मैंने आंसर बता दिया। No. कहाँ क्यों इतना घूम रहे हो? इतनी सिंपल सा जवाब। मैं बताऊँ आंसर इज नो। बाय टोटल कितनी टर्म्स है? 6 है। एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इनकम एक्सपेंस। प्रॉफिट के फॉर्मूले में कितनी टर्म्स है? 2। क्या क्या? इनकम और एक्सपेंस। क्या प्रॉफिट के फॉर्मूले में एसेट है? नहीं। क्या प्रॉफिट के फॉर्मूले में लायबिलिटी है? नहीं। क्या प्रॉफिट के फॉर्मूले में कैपिटल है? नहीं। क्या प्रॉफिट के फॉर्मूले में ड्राइंग्स है? नहीं। ये बहुत कंसेप्चुअल बात कर रहा हूँ मैं। अभी आगे चलकर यू विल फेस इश्यूज। बच्चे ड्राइंग्स को एक्सपेंस कहना शुरू कर देंगे। अभी जैसे मैडम ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा सोच जा रही है। मैं आपको 6 टर्म्स सिखा चुका हूँ, चलो फटाफट बोलो। एसेट क्या था? 3 मतलब थे, कैश, वैल्यूएबल, डेटर, बात खत्म। इसका एक अलग मतलब है। लायबिलिटी का क्या मतलब था? FIP टू द आउटसाइडर, FIP टू द बिजनेसमैन। एसेट का एक अलग मतलब है, लायबिलिटी का एक अलग मतलब है, सही है। तीसरा कैपिटल, इसका क्या मतलब है? वो पैसा जो किसने किसको दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को, और वो पैसा बिजनेस के सिर पे क्या बन गया? एक बोझ बन गया, सही है। एसेट का एक अलग मतलब था, लायबिलिटी का एक अलग मतलब था, कैपिटल का एक अलग मतलब था या नहीं था? चौथी टर्म क्या थी? ड्राइंग। ड्राइंग्स वो पैसा जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस कर दी, समझ गए? तो उसका एक अलग मतलब था। इनकम का मतलब था पैसे का आना, एक्सपेंस का मतलब है पैसे का जाना, पर वो कैसा नेचर होना चाहिए? नॉन रिटर्नेबल नेचर होना चाहिए। 6 की 6 टर्म्स के अलग अलग मतलब है। जब प्रॉफिट के फॉर्मूले में उनमें से है ही 2 टर्म्स, तो बाकी 4 टर्म्स जो है वो कभी भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगी। इसको पूरी थ्रू आउट +1 याद रखना, थ्रू आउट +2 याद रखना। ये जो अभी स्टोरीज याद करवा रहा हूँ, ये अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत बेसिक सी बात है, बट यही गलतियां होंगी आपके +1 के एंड में जाकर। जब चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, बच्चे इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते। समझ आ गया? लिखो जरा स्टोरी, 1 मिनट में पहले कंप्लीट। डज एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन? योर आंसर इज नो, बिकॉज दे आर नॉट
a part of formula of, they are not a part of formula of profit. As simple as that. ये फॉर्मूला में है ही नहीं, कैसे इफेक्ट करते हैं? नोट डाउन कर लो. स्टोरी नंबर 2 ऑन प्रॉफिट्स. करते हैं. खत्म. चलो आगे. अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस. तो अगर इनकम बढ़ी, अपनी अगर इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट पे कैसा असर पड़ेगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा. यस. कमाई बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ेगा. कुछ गलत तो नहीं कर. अगर इनकम गिरी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. मतलब कि इनकम तो प्रॉफिट पे असर करता है. दूसरा, अभी लिखना मत, पहले समझ लो. अगर एक्सपेंस बढ़ा, अगर खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. अगर खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है. इस तरह से इनकम और एक्सपेंस तो प्रॉफिट पे असर करते हैं. यार मेरे को एक बात बताओ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, बेटा ये चाहे बढ़े चाहे ये कम हो, फॉर्मूले में तो है ही. तो प्रॉफिट पे ये असर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. ये प्रॉफिट पे कोई असर नहीं करेंगे. ये बिल्कुल तीनों ब्रैकेट्स इसी तरह बना लेना. ये चाहे बढ़े चाहे कम हो, इनको प्रॉफिट से क्या लेना देना? सही है. आगे चलो. आगे चलो. तो कितनी स्टोरीज हो गई प्रॉफिट्स के ऊपर? पहली स्टोरी क्या थी? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम मतलब रिसीट ऑफ मनी, एक्सपेंस मतलब पेमेंट ऑफ मनी, बट ये नॉन रिटर्नेबल नेचर के होते हैं. टोटल 6 टर्म्स है. प्रॉफिट के फॉर्मूले में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है. इसलिए बाकी 4 टर्म्स प्रॉफिट पे असर नहीं करती, चाहे वो 4 टर्म्स बढ़े चाहे वो 4 टर्म्स कम हो. अगला सवाल, स्टोरी नंबर 3 समझते हैं. चलो तुम्हें न्यूमेरिकल से कुछ समझाता हूँ. मान लो अकाउंटिंग इक्वेशन तो सबको आता ही है. मान लो मेरे पास कैश है. इससे मैं अपनी स्टोरी नंबर 3 मैं नहीं डिराइव करूंगा, तुम डिराइव करो. मान लो मेरे पास कैश है 10 लाख. अगली चीज क्या पूछते हैं हम अपने आप से? मान लो मेरे पास कोई वैल्यूएबल नहीं है. अगली चीज हम अपने आप से क्या पूछते हैं? मान लो मेरे पास कोई डेटार भी नहीं है. तो मेरी लेफ्ट साइड का टोटल कितना होगा? 10 लाख. ठीक है, इजी सी बात ही कह रहा हूँ.
मान लो मैंने आउटसाइडर्स में ये FIP टू द आउटसाइडर्स, मान लो मैंने आउटसाइडर्स में मोहन को पे करने, और मोहन को मैंने कितने पे करने, 2 लाख रुपीस, वो मैंने यहाँ लिख दिया, सही। और मान लो कि FIP टू द बिजनेसमैन, मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने, 8 लाख। हो गया 1 2 3 4 5 5 सवाल। टर्म्स कितनी है, एक तो यहाँ पर होता है एसेट, ये होता है लायबिलिटी, सही है। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। मुश्किल तो नहीं। मान लो ये आपकी इक्वेशन है, मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं और ये मेरी ट्रांजैक्शन है अर्न प्रॉफिट्स, इसको इस इक्वेशन में फिट करना, ठीक है। अर्नड प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए। कितने रुपए का है ये प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का। मैं आपको कहता हूं मुझे इक्वेशन डिराइव करके दो नई वाली, तो पिछली इक्वेशन को चेंज करें जैसे हम करते थे। सबसे पहला सवाल, कैश बढ़ा कम हुआ या नो चेंज। आई हैव अर्नड प्रॉफिट 3 लाख रुपए का, कैश बढ़ा कम हुआ या नो चेंज। कैश कितना बढ़ गया, कितना कैश था, 10 लाख। अब कितना हो गया, 13 लाख। इजी। क्या मेरे पास कोई वैल्यूएबल है, नहीं। क्या मैंने किसी से पैसा लेना है, नो सर, ठीक है। टोटल लेफ्ट साइड का कितना हो गया, मतलब कि लेफ्ट साइड में कितने का इंक्रीज है, लेफ्ट साइड में 3 लाख का इंक्रीज है। अगर लेफ्ट साइड में 3 लाख का इंक्रीज है तो राइट साइड में भी 3 लाख का इंक्रीज आएगा, सही है। तो मुझे अपने कॉमन सेंस से फिर से बता दो, एक है आउटसाइडर, ये प्रॉफिट का पैसा है, एक है बिजनेसमैन, बता दो ये 3 लाख रुपए किसको दिए जाए, मोहन को या बिजनेसमैन को। तुम्हारी कॉमन सेंस ने जवाब दे दिया कि मोहन को तो क्यों, उसको क्यों दो, वो क्या लगता है मेरा, मेरा कौन सा उससे कोई पवित्र रिश्ता है। इसको अभी भी कितने दोगे, 2 लाख। बोलो बात समझ। अब लेफ्ट साइड में 3 बढ़ा है तो राइट में 3 तो बढ़ेगा। वो 3 के ऊपर किसका अधिकार है, आउटसाइडर का कि बिजनेसमैन। क्यों बिजनेसमैन का क्यों अधिकार है उस 3 के ऊपर, इसीलिए क्योंकि सारी कहानी तो उसी ने शुरू करी। तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लेफ्ट साइड पे ऐड होएगा, ये तो अच्छी चीज है, कोई भी अच्छी चीज लेफ्ट साइड पे ऐड होएगी, राइट साइड में वो हम बिजनेसमैन के उसमें अकाउंट में ऐड कर देंगे कि भाई ये ले हमारी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट, क्योंकि तेरे वजह से ही तो मैं हूं, बिजनेसमैन की वजह से ही बिजनेस। तो यहाँ पे प्लस 3 लाख, ये क्या आ गया, प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया, हमने एक बात सीख ली, यहाँ पे कैपिटल होता है, कैपिटल में से क्या माइनस होता है, ड्रॉइंग, और कैपिटल में क्या प्लस होता है, प्रॉफिट्स। क्या कंक्लूजन से सब एग्री करते हैं, ओके। जरा इतना नोट डाउन करो, हेडिंग डालो स्टोरी 3। स्टोरी 3 हेडिंग डालकर यहां से लिखना शुरू करो। ऐसे लिखना, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना। सबसे पहले ऊपर लिखना स्टोरी 3, ऐसे देना बेस इक्वेशन गिवन। आपको बेस इक्वेशन क्या गिवन है पहले वो लिख लो, बेस इक्वेशन जो गिवन है पहले वो लिख लो। फॉर्मेट आता है इसका लिखने का, बोल ही नहीं रहे। बेस इक्वेशन क्या गिवन है पहले वो लिख लो। मेरे पास कैश है 10 लाख, नो कोई वैल्यूएबल है, ना कोई FIR है, टोटल एसेट 10 लाख, आउटसाइडर्स को मैंने कितना पे करना, 2 लाख, प्लस बिजनेसमैन को मैंने कितना पे करना, 8 लाख।
शिवम लेकिन वो सीयूईटी की बुक्स होंगी अंदर मंडे से सीयूईटी का बैच स्टार्ट है यहाँ नहीं पढ़ी मेरे को कुछ देखना था मेरे को याद दिलाना भी क्लास खत्म होती सीयूईटी का बैच मंडे सुबह स्टार्ट है याद रखना वो मुझे उसके कुछ नोट्स वगैरह देना तो मैं से आगे किसी ने सीए करने की भी सोची है सीए करनी तुम्हें पता है मैं सीए हूँ पता करके आए थे तुम्हें नहीं पता पता चल गया था कल ही पता चला कि मैं चार्ट आपने वो ग्रुप में डाली थी ना अपनी फोटोज पे सी मैं भी सीए हूँ मेरी वाइफ भी सीए हम दोनों सीए तुम्हें पता है मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ नहीं पता कितनों को पता है कौन से स्कूल में? कितनों को किसी को नहीं पता है मैं स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल अच्छा हाँ बताया था आपने। स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में 1.5 घंटा जाता हूँ 2 क्लासेस लेके आता हूँ अच्छा लगता है तुम्हें वो स्कूल काफी नामी स्कूल है अच्छा तेरे कहने से थोड़ी बेकार हो गया था मैं पढ़ाता हूँ कैसे बेकार हो सकता है मैं अपनी जिंदगी में कभी बेकार जगहों पे गया ही नहीं करूँ कंटिन्यू ये बेसिक क्वेश्चन लिख लियो अगली क्वेश्चन में क्या लिखना अर्न प्रॉफिट्स लिखो हेडिंग डालो ट्रांजैक्शन है अर्न प्रॉफिट्स दिस इज द ट्रांजैक्शन तो इस प्रॉफिट की वजह से लेफ्ट साइड में क्या बढ़ गया कैश टोटल में 3 लाख का इंक्रीज राइट साइड में 3 लाख किसको दोगे आउटसाइडर्स को या बिजनेसमैन को तो हमने यहां से सीख लिया कैपिटल में क्या ऐड होता है ड्राइंग प्रॉफिट्स नोट डाउन कर लो लिख लिया सब खुद ही लिख लिया था आगे चलो लिखो स्टोरी नंबर 3 from the above equation we understand that profits are added in what? Capital. From the above equation we understand that profits are added in capital. Because such profits because such profits are earned with the hard work of businessman. Hence, FIP to the business कह रहा है FIP to the businessman. तेरी मेहनत की कमाई तुझे मुबारक FIP to the businessman not FIP to the outside ये तीसरी स्टोरी बताओ प्रॉफिट से रिलेटेड मैंने 3 स्टोरीज बताई आप एक बार और याद नहीं करोगे ठीक है मेरा पढ़ाने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इरिटेटिंग नहीं
तो पहला क्या स्टोरी था प्रॉफिट का, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम का मतलब रिसीट ऑफ मनी, एक्सपेंस का मतलब पेमेंट ऑफ मनी। द नेचर शुड बी ऑफ व्हाट, नॉन रिटर्नेबल। पहली बात ये। दूसरा स्टोरी क्या बताया मैंने प्रॉफिट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स प्रॉफिट पे असर नहीं करती। तीसरी स्टोरी मैंने प्रॉफिट से रिलेटेड क्या बताई, क्योंकि बिजनेसमैन के हार्ड वर्क से कमाया जाता है, इसीलिए प्रॉफिट्स का पैसा जो है वो हम किसको दे देते हैं, बिजनेसमैन को, यानी कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, तो आप यहाँ से सीखते हो कि प्रॉफिट्स, इसका लेफ्ट साइड पे आपने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे आपने किस में ऐड कर दिया, कैश में प्लस कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे बढ़ गया तो राइट साइड पे आप इसका क्या करोगे, प्रॉफिट्स का राइट साइड पे इसको किस में प्लस कर दोगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे, क्योंकि FIP टू द बिजनेसमैन। ये नोट डाउन करो। आगे चलो। अच्छा अब मेरे को एक बात बता दो, ये लिख लिया, चलो आगे। यस सर। कुछ नई बात करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आपकी जो 4 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो क्या थी, एसेट्स, इसके कितने मतलब, कैश वैल्यूएबल्स FIR is equal to FIP to the outsider plus FIP to the businessman। ये है आपका सेकेंड टर्म लायबिलिटी, ये आपका थर्ड टर्म कैपिटल। इसमें से क्या माइनस हो गया, बिकॉज कैपिटल इज द मनी गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस, ड्राइंग्स इज द मनी रिटर्न्ड बाय बिजनेस टू द बिजनेसमैन। ये ठीक था। अब एक चीज और सीख लिया आपने कि इसी में क्या हो जाता है, एट द प्रॉफिट। अभी सीख लिया ये आपने, तो ये लिखना अपने पास, हेडिंग डालना डिराइविंग 6 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन, deriving 6 terms accounting equation। ये बिल्कुल इसी तरह बनाना, और जो भी हम देख रहे हैं किसके व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, बेटा ये देख लो मैंने जैसे बनाया, और इसको तुम क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स इसमें क्यों ऐड हो रहे हैं, बिकॉज हार्ड वर्क ऑफ बिजनेस। बिल्कुल इसी तरह लिखना, ये पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया, तो बोझ जो है वो बढ़ गया किसके व्यू पॉइंट से, बिजनेस। और यहाँ देखो ना, यहाँ पे मैं कह दूं लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे मैं कह दूं लायबिलिटी घट गई। और प्रॉफिट्स क्यों ऐड कर रहे हो, हार्ड वर्क किसका है, बिजनेसमैन। लेफ्ट साइड पे कैश बढ़ता प्रॉफिट्स में, और राइट साइड पे FIP टू द बिजनेस। पर मेरे को एक बात बताओ ना, सुनो यार, यहाँ पे है 5 क्वेश्चंस जो तुम प्रैक्टिकल सॉल्विंग में अपने आप से पूछोगे, वो 5 क्वेश्चंस ही हैं। मेरे पास कैश कितना, मेरे पास वैल्यूएबल कितना, मैंने कितना लेना, मैंने आउटसाइडर को कितना देना, मैंने बिजनेसमैन को कितना देना, ये 5 सवाल प्रैक्टिकली पूछते हो। पर टर्म्स तो अभी भी यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 है।
पांचवी छठी टर्म क्या है? इनकम और एक्सपेंस। प्रॉफिट कोई टर्म नहीं है हमारे 6 टर्म्स में से। प्रॉफिट तो पांचवी और छठी टर्म का डिफरेंस है, समझ पा रहे हो? तो लिखो जरा अपने पास, यहाँ पे लिखना 5 क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिकल सॉल्विंग में अपने आप से पूछते हैं। फर्स्ट एसेट, ये यहाँ पर अभी तक हमारी कितनी टर्म्स कवर हुई? 4 टर्म्स ही कवर हुई। प्रॉफिट हमने एक्स्ट्रा भी लिख रखा। कोई बता सकता है इसको 6 टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करूं? बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो प्रॉफिट्स लिखोगे इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे? प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, तो बन जाएगा 6 टर्म्स। समझ गए अच्छी तरह? तो नॉट जस्ट सॉल्विंग। मैं कल भी इकोनॉमिक्स की क्लास में कह रहा था, तुम थे ना? तुम भी थे कल इकोनॉमिक्स की क्लास में। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग, आंसर्स तो आ जाएंगे जैसे तैसे करके। आंसर लाना सीबीएसई में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आईएससी में आंसर्स लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, पर सीबीएसई में आंसर्स लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, नॉट अ वेरी मेजर डील। आंसर्स आ जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पॉइंट इज कि तुम्हें ये डेरिवेशंस आती कि नहीं आती, आखिर ये कहानी कहां से रही है? कल हमने उसमें भी यही डिस्कस किया था, फ्रॉम वेयर दैट नेगेटिव साइन हैज कम, राइट? तो ये लिखो एक बार अपने पास। तो यहाँ लिखना 4 टर्म्स, यहाँ लिखना 5 क्वेश्चंस। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं क्यों इतनी देर से बैठ के सारा प्रूव किया? मैं बोल देता फॉर्मूला ये है, कर लो। तुम भी कहते हाँ आंसर आ गया, बड़ी दिल को तसल्ली मिल गई, आंसर आ गया। ऐसे ही होता है। आंसर लाना हमारा पर्पस नहीं है, आंसर तो बाय प्रोडक्ट की तरह, वो तो आ ही जाएगा। मेन चीज है हाउ पे कभी फोकस नहीं कर, फोकस किस पे करो? वाई। ऐसा क्यों हो रहा है? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर आगे। अब सीयूईटी कल का मैं देखो बैच स्टार्ट है। सीयूईटी में हाउ सवाल ही नहीं है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, एक भी क्वेश्चन हाउ पे बेस्ड होता नहीं। सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होते हैं? वाई पे। ऐसा हो क्यों है? सीए फाउंडेशन दोगे? मैं सीए फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ। आज के 17 साल पहले मैंने जिस इंस्टीट्यूट से खुद सीए फाउंडेशन की तैयारी करी थी, इस साल उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने टीम में सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। इज द फर्स्ट ईयर चंडीगढ़ में IQ80 CA 32 है, दैट्स द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट फॉर सीए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। आज से 17 साल पहले मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी थी, डेस्क पे बैठ के, वहाँ के टीचर्स। आज 17 साल बाद वहाँ के टीचर्स ने मुझे अपनी टीम में, ये वाला बैच उनका अकाउंट्स का मैं ले रहा हूँ। सीए फाउंडेशन का भी 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो सीए में भी फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चन इज नॉट व्हाई, क्वेश्चन इज हाउ। यू अंडरस्टैंड? करो कंटिन्यू। अब इसी को अगर मैं 6 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनता है? यहां पर क्या होगा? एसेट्स, एसेट्स के कितने मतलब? कैश वैल्यूएबल डेटर्स is equal to FIP to the outsider plus FIP to the businessman. Assets यहाँ पर क्या हो जाएगा? Liability। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Capital। यहाँ पर क्या माइनस कर दोगे? Drawings। और प्रॉफिट्स की जगह क्या लिखोगे? प्लस द इनकम माइनस द एक्सपेंसेस। कैपिटल के साथ क्या लिखोगे? मनी गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस। ड्राइंग्स के साथ क्या लिखोगे? मनी रिटर्न्ड बाय बिजनेस टू बिजनेस। और इनकम और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एनआर का मतलब समझते हो? नॉन रिटर्न। बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ये आपकी 6 टर्म्स, ये ऊपर कितनी टर्म्स आ गई यार? ऊपर आपकी 6 की 6 टर्म्स आ गई और नीचे क्या आ गए? 5 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिकल सॉल्विंग। बस हो गया बेटा, मैंने जो करवाना था करवा दिया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन अब पूरे इस पे बेस्ड होएगा, 6 टर्म्स अकाउंटिंग इक्वेशन।
लिख लिया ये सब कुछ लिखा है प्रणव सॉरी नॉन रिटर्नेबल वगैरह सब कुछ लिखा Shall I continue? Yes. लिख लिया ब्रश पेज निकाल लो रजिस्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हेडिंग डालना शुरू करो करो कंटिन्यू चेंज कर दो पेज अब देखो हेडिंग कैसे डालोगे ये देखो टॉप ऑफ द पेज पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं किसका व्यू पॉइंट यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं एसेट्स के कितने मतलब पहला कैश दूसरा तीसरा डेटर यानी कि FIR ठीक है इज इक्वल टू लाइबिलिटी यानी कि FIP टू द आउटसाइड प्लस इधर सुनो अभी बस इतना ही लिखना कैपिटल यानी कि FIP टू द बिजनेसमैन ऐसे होता है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे साइड पे लिखना छोटा छोटा इधर देखो C प्लस C व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस C का मतलब है कैपिटल मतलब मनी गिवन बाय बिजनेसमैन टू यहाँ साइड पे छोटा छोटा लिख देता है प्लस C माइनस D मींस ड्राइंग्स कि इसमें कैपिटल ऐड हो जाएगा अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया बोझा बढ़ गया और बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसा वापस किया तो बोझा घट गया प्लस कैपिटल देखो लिखना अपने 5 क्वेश्चन ही 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए मेरे पास कैश कितना है मेरे पास वैल्यूएबल कितना है मैंने पैसा किससे लेना मैंने आउटसाइडर को कितना देना मैंने बिजनेसमैन को कितना देना सवाल तो 5 ही रहे पर मैं अपनी 6 टर्म्स तो कंप्लीट करूं पहली टर्म थी एसेट दूसरी टर्म थी लायबिलिटी तीसरी कैपिटल यहाँ पे साइड में छोटा छोटा प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस तो तुम यहाँ पर कुछ भी अगर प्लस माइनस करोगे तो उसका रीजन बताओगे कि वो किस रीजन से प्लस माइनस कर रहे हैं अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ दिया तो वो कैपिटल है अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ वापस किया तो वो ड्राइंग्स है उसके अलावा अगर यहाँ कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो वो इनकम या एक्सपेंस हो अगर बिजनेसमैन से लेन देन है तो वो कैपिटल और ड्राइंग्स है वरना अगर इसके अलावा कुछ और प्लस माइनस करोगे तो वो क्या है इनकम और एक्सपेंस इजी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं निकालो जरा असाइनमेंट है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताओ क्वेश्चन नंबर 3 Gopal started business with cash investment of 10 lakhs. Gopal started business with a cash investment of how much 10 lakhs. 10 lakhs. कौन सा बच्चा बताएगा किसने किसको पैसा दिया इधर देखो बिजनेसमैन कौन है इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए 10 लाख रुपए शुरू करो सबसे पहला सवाल इसके व्यू पॉइंट से सारे जवाब कैश आया या गया ये भी कोई अब बताने वाली बात है कैश 10 लाख क्या कोई वैल्यूएबल है क्या मैंने किसी से पैसा लेना है चलो टोटल लेफ्ट साइड का कितना हो गया 10 लाख is equal to क्या मैंने किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना सवाल ही नहीं उठता प्लस मैंने बिजनेसमैन को कितना पे करना लेफ्ट साइड डन राइट साइड डन तुम इसमें जब भी कुछ प्लस माइनस करोगे तो साथ में रीजन लिखोगे प्लस कैपिटल हो रहा है या माइनस ड्राइंग्स प्लस इनकम या फिर माइनस एक्सपेंस
सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखा बताओ जरा, परचेज। Purchased a building for 2 lakhs. इजी है ये भी, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। परचेज अ बिल्डिंग ₹2 लाख। बताना जरा, कैश फिर से बढ़ा या कम हो? कितना कम हो? कितना कैश था? कितना बचा? 8 लाख। वैल्यूएबल बढ़ा या कम हो? कितने रुपए से? क्या नाम है वैल्यूएबल का? बिल्डिंग। कितना? 2 लाख। चलो अब इधर देखो, क्या मैंने किससे पैसा लेना? लेफ्ट साइड पे नेट इफेक्ट कितना पड़ा? 0। टोटल कितना रहा? इफ द लेफ्ट, अब तुम हमेशा ऐसे सोचोगे, इफ द लेफ्ट साइड इज सेम, राइट साइड विल आल्सो रिमेन द सेम। FIP टू द आउटसाइडर अभी भी कोई नहीं है, प्लस FIP टू द बिजनेसमैन, ये कितना है? 10 लाख। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ? Received rent income. शुरू करें? तुम कॉन्फिडेंट हो कि कर पाओगे? चलो देखते, पहले लेफ्ट साइड शांति से देखते। रिसीव्ड रेंट इनकम कितना? 1 लाख। हाँ 1 लाख। ठीक है, तो बताना कैश बढ़ा या कम हुआ? कितना बढ़ा? कितना कैश था? 8 लाख। अब कितना हो गया? 9 लाख। इधर देखो, क्या कोई वैल्यूएबल है? Yes sir. क्या है? Building. बिल्डिंग। पिछली क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो? Yes sir. Yes, sir. अगला बताओ, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं? नहीं sir. अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट साइड पे क्या हुआ? 1 लाख का इंक्रीज, 1 लाख का इंक्रीज है, Yes, sir. तो लेफ्ट साइड का टोटल 11 लाख। Yes, sir. यार बताओ ना, अगर लेफ्ट साइड पे 1 लाख बढ़ गया, राइट साइड पे किसको दे दो? आउटसाइडर को दे दूं ये पैसे? बिजनेसमैन। आउटसाइडर को किस बात के दूं? उसको तो बहुत गिन के पैसे दिए जाते, समझे? किसको पैसे दोगे? बिजनेसमैन। FIP टू द बिजनेसमैन। कितने देने थे मैंने बिजनेसमैन को? 10 लाख। क्या करूं इसमें, प्लस या माइनस? Plus. कितना प्लस करो? 1 1 लाख। lakh. 1 लाख। इनकम। इसको क्या कहते हैं? इनकम। क्या प्लस किया? इधर सुनो, एक मिनट सुनो, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? प्लस कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? मनी गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस, ऐसा तो कुछ इसमें हुआ नहीं। माइनस ड्राइंग्स, मैंने माइनस तो वैसे भी कुछ नहीं करना, पर वैसे ये दोनों का काम तब होता है जब बिजनेसमैन की बात हो रही होती है। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन की तो बात है नहीं, तो इसके अलावा अगर बिजनेसमैन की बात हो तब तो सोचो प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन के बारे में कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, तो कैपिटल ड्राइंग्स तो हो नहीं सकता। अब इसके अलावा अगर कुछ प्लस कर रहे हो यहाँ पर तो वो इनकम है, और कुछ माइनस कर रहे हो तो वो क्या है? एक्सपेंस। तो प्लस कर रहे हो तो क्या लिखो? प्लस कैपिटल या प्लस इनकम? इनकम। इनकम। क्या सबको पता चला लिखना, जो लिखना वो कैसे कैच करना? Yes sir. अगर बिजनेसमैन कनेक्शन है तो प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, अगर बिजनेसमैन कनेक्शन नहीं है तो अगर इसमें फिर कुछ प्लस माइनस कर रहे हो दोनों साइड को बराबर बनाने के लिए, तो प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। और हो भी क्यों ना, रेंट एक इनकम ही तो होती है अगर मिली तो। आगे चलो, बोल ही नहीं रहे। Yes sir. समझ आ गया कैसे डील करना है? Yes sir. चलो फोर्थ इक्वेशन पे चलते हैं। क्या लिखा फोर्थ इक्वेशन में? Received commission income ₹2 lakh. Received commission income ₹2 लाख। कमीशन की इनकम मिली 2 लाख रुपए। बता सकते हो मुझे क्या करूं, कैश बढ़ा या कम बढ़ा? कितना बढ़ा? 2 लाख। कितना कैश था? 2 lakh. कितना हो गया? 11 लाख। सही है। Yes, sir. क्या कोई वैल्यूएबल है?
यस क्या है वैल्यूएबल कितना आगे देखते हैं क्या मैंने किसी से पैसा लेना हाँ No, sir. 13 लाख लेफ्ट साइड पे कितने का इंक्रीज है 2 lakhs. राइट साइड पे 2 लाख किसको दो Business. आउटसाइडर को या बिजनेसमैन Business. बिजनेसमैन को मैंने कितने देने थे 11. क्या करूं उस पे प्लस या माइनस Yes. कितने प्लस करो अब इसमें कुछ प्लस करते हो क्या प्लस करते हो बताओ प्लस कैपिटल माइनस वन प्लस इनकम माइनस क्या प्लस कर रहे हो Plus income. 13 fifth equation फिफ्थ इक्वेशन शुरू करो क्या लिखा हुआ Paid salary of employees is 1 lakh. ओके फिफ्थ इक्वेशन में लिखा हुआ है पेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कितना 1 lakh. बताओ जरा कैश बढ़ा या कम हुआ कितना कम हुआ तो कैश कितना बचा 10 लाख बोला ठीक है Yes. क्या कोई वैल्यूएबल एक ही है बिल्डिंग रिमेन्स द सेम अगला सवाल क्या मैंने किसी से पैसा लेना No. लेफ्ट साइड का टोटल कितना हो गया 12 लाख तो लेफ्ट साइड में इंक्रीज है या डिक्रीज है Decrease. कितने रुपए का डिक्रीज है 1 अगर लेफ्ट साइड में 1 लाख का डिक्रीज है तो राइट साइड में 1 लाख Yes. 1 लाख बताओ FIP टू द आउटसाइड इसमें तो कोई चेंज नहीं है बताओ बिजनेसमैन को मैंने कितने देने थे 13 lakhs. प्लस करूं या माइनस Minus. किस बात के Expense. देखो चार चीजें होती है प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स ये दोनों तो तब होंगे अगर बिजनेस तो उससे रिलेटेड तो कुछ हो नहीं रहा तो प्लस इनकम और माइनस एक्सपेंस तो एक्सपेंस है और हो भी क्यों ना सैलरी एक्सपेंस होता है थोड़ी देर पहले मैंने इस पे पूरा एग्जांपल भी दिया था वो मिस्टर ए और मिस्टर बी वाला दिया था ना अगली ट्रांजैक्शन नंबर 6 ये खुद करोगे एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही करते हैं ट्रांजैक्शन 6 हो गया ये तुम ठीक से लिख रहे हो इनकम एक्सपेंस ये कितना हो गया 12 लाख कितना गुड सिक्स ट्रांजैक्शन खुद करना है, जरा मुझे मत करो डिस्कस मत करो खुद करो तुमने भी कर लिया खुद करो एक बार। करो आगे करो तुम मल्टीप्लाई देखो खत्म करो क्वेश्चन कर पाओगे खत्म करो खत्म करके दिखाओ हो गया 6th पॉइंट ये 6th है गलत कर रहे हो। सोच समझ के करो तभी तो सोचने के लिए बोला मैंने क्या लिखा हुआ
तुम्हारा हुआ है शाम? देखो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, दोनों ठीक किया। अगला सवाल पूछो अपने आपसे। तो अपनी गलती पता चली नहीं पता चली? क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड इन बैंक है ना? Yes, in a savings account. जो भी कितना रुपए? 1 lakh. मेरा सवाल है कैश बढ़ा या कम हुआ? कम. जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं कैश कम हो जाता है, कितने रुपए? 1 lakh. 1 लाख। तो कैश कितना बचा? 9 lakh. 9 लाख। सही है। अगला सवाल, क्या मेरे पास कोई वैल्यूएबल है? यस। वो क्या है? बिल्डिंग। 2 लाख। अगला सवाल, क्या ये पैसे खर्च कर दिए मैंने कि वापस मिलेंगे? वापस मिलेंगे. FIR। बैंक अब मेरा क्या बन चुका है? कितना को वन शॉट में पता चल गया था कि कैश कम होगा और डेटर बढ़ेगा? पता चल गया। ये खर्च थोड़ी कर दिए बेटा। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से 1 लाख कम कर रहे हो, वहां से 1 लाख कम कर रहे हो। ये क्या पैसे पानी में फेंक दिए? नहीं ना। तो कैश में से कम होगा। जब मन करे, अपने घर के ही पैसे हैं, जब मन करे उठा के ले। बैंक में पैसे जमा करा के ऐसे सोचते हो घर पे? तुम बताओ मुझे। ओ हीरो, बैंक में पैसे जब जमा कराते हो, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट है, Yes, sir. उसमें पैसे जमा करा के सोचते हो बस गए अब नहीं मिलेंगे? ऐसे सोचते हो? कैसे सोचते हो? ATM कार्ड है, जब मन करे निकाल लूंगा, ऐसे सोचते हो? तो ये कितना हो जाएगा? 12 लाख। अकाउंट्स तुम्हारी डेली लाइफ ही है, जो तुम डेली लाइफ में जैसे सोचते हो वैसे सोचो। समझ गए? तुम्हारे बैंक अकाउंट होंगे सभी के, तो उसमें पैसे डाल के तुम यही सोचोगे ना वापस निकाल लूंगा, वरना तुम डालोगे क्यों? समझ गए? टोटल हो गया 12 लाख। आगे देखो, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पे करना? No, sir. मैंने बिजनेसमैन को कितना पे करना? 12 lakhs. जब लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं है तो राइट साइड विल रिमेन द सेम। लेफ्ट साइड में 1 लाख घटा, 1 लाख बढ़ा, टोटल में कोई चेंज नहीं। राइट साइड विल रिमेन द सेम। कोई डाउट्स है? करना जरा अगला पॉइंट नंबर। 7. टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्टली? बस 5 मिनट और, जल्दी करो। पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है इसमें? Withdrew 10,000 from you. हम बैंक से कितने रुपए निकाल कर ले आए? 10,000. Withdrew rupees 10,000 from बैंक। बता दो जी, बताओ कैश बढ़ा या कम हुआ? अब हम पैसा निकाल के ले आए, कितना बढ़ा कैश? 10,000. कितना कैश था? 9 lakhs. अब कितना हो गया? 9 लाख 10। अगला सवाल, वैल्यूएबल्स में मेरे पास क्या था? Building. वो तो अभी भी है। Yes. कितना? 2 lakh. 2 लाख। अगला सवाल, मैंने किससे पैसे लेने थे? बैंक से डेटर बढ़ा या कम हुआ? कम कम हुआ. कितना कम हुआ? 10 lakh. कितना डेटर बचा? 90,000। टोटल पे नेट इफेक्ट कितना पड़ा? 0। अगर लेफ्ट साइड इज सेम, राइट साइड विल आल्सो रिमेन द सेम। लेफ्ट साइड पे 12 लाख की बन रहा है, Yes, sir. राइट साइड पे हाउ मच इज द FIP टू द आउटसाइडर? 0. FIP to the businessman remains the same. Eighth transaction. Tips payable full accounting equation. Yes, sir. Eighth transaction. What is it? Paid commission expense 5,000. Paid commission expense 5,000.
कैश बढ़ा या कम हुआ? 5,000 से कितना कैश हो गया? 9,05,000। अगला सवाल, क्या मेरे पास वैल्यूएबल में क्या है? बिल्डिंग। कितना? 2 लाख। अगला सवाल, डेटर, मैंने किसी से पैसा बैंक से कितने लेने? 90,000। टोटल 11,95,000। टोटल पे कैसा इफेक्ट है? लेफ्ट साइड पे कितना डिक्रीज है? 5,000 का। अगर लेफ्ट में 5 का डिक्रीज है, राइट में भी आएगा। तो इसके बाद FIP टू द आउटसाइडर, मैंने किसी को पे करना प्लस बिजनेसमैन को मैंने कितना पे करना था? 12 लाख। प्लस करो या माइनस? कितना? एक्सपेंस। तो ये क्या आ जाएगा? 11,95,000। लास्ट पॉइंट, Gopal withdrew rupees 1 lakh from विड्रू या इन्वेस्ट? rupees 1 lakh from आपकी बात गोपाल कौन था? गोपाल विड्रू rupees 1 lakh from किसने किसको पैसा दिया? बिजनेस बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसा दिया। बताओ कैश बढ़ा या कम? कितना कम हो गया? 1 lakh तो कितना कैश था? 8 अब कितना हो गया? 8,05,000। क्या कोई वैल्यूएबल्स में मेरे पास क्या? कितना? 2 lakh अगला सवाल, मैंने बैंक से कितने रुपए लेने? 90,000 टोटल पे कैसा इफेक्ट पड़ा? 1 lakh डिक्रीज बाय 1 lakh तो कितना हो गया टोटल? 1095 अगर लेफ्ट साइड पे 1 लाख का डिक्रीज है तो राइट साइड पे 1 lakh का increase। क्यों माइनस कर रहे हो? रीजन बताओ। Drawings प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। Minus- किससे कनेक्टेड है? बिजनेस प्लान से। अब यह माइनस करने का रीजन क्या है? drawings ये कितना हो गया? 10,95,000। डन। आखिरी चीज तुम्हें इस क्वेश्चन में काम दे रहा हूँ करने के लिए, करो। मुझे इस क्वेश्चन में तुम प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। जरा पहली इक्वेशन से देखना शुरू करो। बस इनकम एक्सपेंस ढूंढ लो। कौन से कॉलम से मिलेगा इनकम एक्सपेंस? लास्ट कॉलम। पहली इक्वेशन में देखो कोई इनकम एक्सपेंस था? बोलिए। पहली इक्वेशन से देख लो क्या कोई इनकम एक्सपेंस था? तो मैं इतना ऊपर नहीं कर सकता। नहीं था। मैं कर लो, तुम अपने कॉपीज पे देखोगे, मुझे बताते जाओ जरा। दूसरी इनकम में कोई, दूसरी इक्वेशन में कोई इनकम एक्सपेंस था? नहीं। दूसरी इक्वेशन परचेज। तीसरी इक्वेशन में कितने की इनकम थी? तो यहाँ इनकम में मैंने लिख दिया 1 लाख। ठीक है, बस इनकम एक्सपेंस देख लो। चौथी इक्वेशन में कोई इनकम एक्सपेंस था? yes sir income क्या था? 2 lakh 2 लाख की इनकम थी। ठीक है, अगली इक्वेशन देखो। पांचवी इक्वेशन में कोई इनकम एक्सपेंस था? एक्सपेंस 1 लाख। 1 लाख का यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया, सही है। अगली इक्वेशन देखो, कोई इनकम एक्सपेंस था? छठी इक्वेशन। 6th और 7th आई थिंक बैंक वाली थी। 8th इक्वेशन में एक्सपेंस है 5,000 का एक्सपेंस है। 9वीं इक्वेशन में तो ड्राइंग्स है, तो वो तो प्रॉफिट पे असर नहीं करेगी। 1,95,000 तो सो के नहीं आता क्या घर से? मैं हाँ, रात को मोबाइल चलाते हैं, चैटिंग करते हैं। किससे? है ही नहीं कोई चैटिंग करने के लिए तेरी जिंदगी में। इधर देखो, तो 3 लाख का इनकम तेरे है, चैटिंग करने के लिए कोई जिंदगी में है। 3 लाख की इनकम, 1,05,000 का एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना आ गया? 195।
जिंदगी सुखी सुखी है तेरी। सुखी सुखी 1,95,000 का प्रॉफिट है। खत्म, खुश हो, समझ आ गया, यस सर कोई डाउट्स नहीं है। नो सर तो 3B क्वेश्चन को होमवर्क लिख लो और तुम लोग कल 2B भी कंप्लीट करके लाओगे। मैं कल दोनों क्वेश्चन होमवर्क के देखूंगा। अभी कल क्या करना है